पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 107 और 108 किया था, दुष्प्रेरण के बारे में जाना था और दुष्प्रेरण क्या होता है ये जाना था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 108 ए, भारत में बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। इस सेक्शन का मतलब है कि कोई भी अपराध जो भारत से बाहर किया जाता है, जिसका दुष्प्रेरण चाहे भारत में किया जाए या भारत के किसी व्यक्ति द्वारा बाहर किया जाए, ऐसा माना जाएगा कि वो दुष्प्रेरण भारत में किया गया है और उसे दोषी माना जाएगा। इसको हम एग्जांपल से कर लेते हैं। ए एक व्यक्ति है जो कि इंडिया का निवासी है और बी एक व्यक्ति है जो गोवा का निवासी है। ये गोवा उस टाइम की बात है जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। ये एक्ट का ही एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ए बी को उकसाता है कि वो किसी थर्ड पर्सन की डेथ करे। अगर बी ऐसा कर देता है तो अब भी ए दुष्प्रेरण का दोषी होगा और अगर वो ऐसा नहीं भी करता तब भी वो दोषी होगा, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा अपराध भारत में ही किया है, इसलिए ए को दुष्प्रेरण का दंड दिया जाएगा। अगर हत्या हो जाती है तो उसे हत्या के लिए ही दंड दिया जाएगा। सेक्शन 109, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए या जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। देखिए, जब कोई अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है तो दुष्प्रेरण के लिए कोई भी दंड आईपीसी के अंदर निर्धारित नहीं है। जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया जाएगा उसी अपराध के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। जैसे हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो हत्या का दंड दिया जाएगा और हत्या के प्रयास का तो हत्या के प्रयास का दंड दिया जाएगा। यदि चोरी का किया जाता है तो चोरी की। इस तरह आईपीसी में जितने भी अपराध परिभाषित है उनमें से जिसका भी दुष्प्रेरण किया जाता है तो उस अपराध की जो सजा आईपीसी में निर्धारित है वही सजा दुष्प्रेरण करने वाले को दी जाएगी। सेक्शन 109 कहता है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप न किए जाए, इसका स्पष्टीकरण कहते हैं कि उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से दुष्प्रेरण घटित होता है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाए जिससे दुष्प्रेरण घटित होता हो। जैसे ए ने बी को रिश्वत दी, बी जो कि एक लोक सेवक है और कुछ अनुचित कार्य करने के लिए कहा। बी ने इस रिश्वत को प्रतिग्रहित कर लिया और ए के कहे अनुसार ऐसा कार्य कर दिया, तब यहाँ कहेंगे ए ने दुष्प्रेरण किया है और इस षड्यंत्र के अनुसरण में ऐसा कार्य किया गया है। तब यहाँ पर बी ने धारा 161 आईपीसी में परिभाषित अपराध को किया है, ए को भी उसी अपराध का दंड दिया जाएगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ए ने बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाया, बी ने इस उकसाहट के परिणाम स्वरूप मिथ्या साक्ष्य दिया तो ए को भी इस अपराध का दंड दिया जाएगा क्योंकि उसने उसे मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुष्प्रेरण का स्वयं को कोई दंड नहीं होता, लेकिन जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति को उसी अपराध का दंड दिया जाता है। सेक्शन 110, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से बिन आशय से काम करता है। देखो, यहाँ इस सेक्शन को ध्यान से समझना, दो बातें हैं। सबसे पहला, कोई व्यक्ति जिस अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो दुष्प्रेरित व्यक्ति या तो उसके आशय से कार्य करे जो दुष्प्रेरक आशय है, या फिर कोई ऐसा कार्य कर दे जिसके लिए दुष्प्रेरक ने उकसाया परंतु उसने कार्य दूसरा कर दिया। तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाता है। दुष्प्रेरण के जो सेक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से और हर सेक्शन को बहुत ध्यान से करना है, इसलिए हम इन सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। सेक्शन 110 कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड क्या होगा। दुष्प्रेरण का दंड जब दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से, इसको ध्यान से करिएगा, यहाँ पर आशय है और वो बिन आशय है। ये आशय किसका होगा? जो दुष्प्रेरण कर रहा है, और ये बिन आशय किसका होगा? जिसको दुष्प्रेरित किया गया है। इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से कर लेते हैं। ए जिसका चोरी करने का आशय था, इसी आशय से उसने बी को उकसाया कि वो जेड की संपत्ति को चोरी करे, लेकिन यहाँ पर एक आशय चोरी का था, लेकिन उसने बी को जब उकसाया तो उसे भ्रम के अधीन रखा। उसको ये कहा कि जेड के पास जो संपत्ति है वो ए की है।
बी ने इसी भ्रम के अधीन इस संपत्ति को जेड से ले लिया। तो यहाँ पर बी का आशय चोरी का नहीं था, उसको तो ये विश्वास था कि संपत्ति ए की है जिस पर जेड ने कब्जा किया है, इसलिए उसने ए से संपत्ति ले ली। तो ये भ्रम के अधीन है, इसलिए दोषी नहीं होगा। परंतु ए को तो पता है कि वो संपत्ति जेड की है, मेरी नहीं, इसका चोरी का आशय ही था, इसलिए ये दुष्प्रेरण का दोषी होगा और इसे चोरी का दंड दिया जाएगा। अब सेक्शन 111 पे आते हैं। सेक्शन 111 कहता है दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य किया जाए जिसका दुष्प्रेरण किया जा रहा है परंतु उससे कोई भी कार्य कर दिया जाए, तब दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा। इसको भी हम एग्जांपल से कर लेते हैं। ए ने बी जो कि एक शिशु है उसे सी को जहर देने के लिए उकसाया। बी ने भूल से सी की बजाय डी के भोजन में जहर को डाल दिया। एक आशय था सी को मारने का, इसलिए उसने बी जो कि एक शिशु है उसको इसे जहर देने के लिए उकसाया, लेकिन बी ने भूल से जहर किस में डाल दिया, डी में, डी के भोजन में डाल दिया। तो यहाँ पर ए इसके मर्डर के लिए भी लायबल होगा। यहाँ हम ये नहीं सकते कि ए का आशय तो सी को मारने का था परंतु सी की जगह डी मर गया। कार्य जो किया गया था वो जिस कार्य के लिए उसको दुष्प्रेरित किया गया उसका ही अति संभाव्य परिणाम है। जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य का अति संभाव्य का परिणाम होता है तो उस कार्य पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ ए ने बी को सी को जहर देने के लिए उकसाया था, अर्थात ए चाहता था कि सी की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर ये इसका अति संभाव्य परिणाम है कि जहर इसके बजाय किसी और के भोजन में डाल दिया। बी ने जो कि भूल से डी के भोजन में डाला था इसलिए डी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम ए को डी के मृत्यु के लिए भी लायबल ठहराएंगे। ए ने बी को घर को आग लगाने के लिए कहा। बी ने उस घर में जाकर चोरी भी कर ली। ये इस कार्य का अति संभाव्य परिणाम नहीं है। बी ने चोरी स्वयं की है तो ए केवल उस घर को आग लगाने के लिए दोषी होगा और बी दोनों अपराधों के लिए दोषी होगा। ए ने बी और सी को किसी घर में गृह भेदन और लूट करने के लिए उकसाया। इसी आशय से उन्होंने इसे आयुध दिए। उन दोनों ने घर भेदन किया लेकिन उस घर में किसी व्यक्ति ने इनका प्रतिरोध किया, तब इन दोनों ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, हमला किया। उस हमले में इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि ये हमला इसी अपराध का अति संभाव्य परिणाम था इसलिए इस हत्या के लिए हम ए को लायबल ठहरा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन सेक्शन को बहुत ध्यान से करना, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आते हैं इसलिए हमने बेयर एक्ट के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से करना होगा। थैंक यू। आपको इससे पहले के सेक्शंस अगर चाहिए तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसके अलावा अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, उस पर आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।